Good morning, class, and welcome to the next lecture of operations management. ठीक है, तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, दिस मॉडल इज यूज्ड व्हेन इन्वेंटरी बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड. ठीक है, यूज्ड व्हेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, यानी कि ये मॉडल तब यूज होता है इन्वेंट्री कंटिन्यूसली बिल्डअप होती है. ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्वेंट्री. और उन बिजनेस में यूज होता है जहाँ पे यूनिट्स को जैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है साथ ही उनको सेल कर दिया जाता है. ठीक है, सो इन दो एग्जांपल्स के हवाले से देखें तो इट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल. और ये मॉडल स्पेशली मेड फॉर प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए. ठीक है, तो ये हमने इसका ग्राफ भी देखा था एक. ठीक है, जो पहला साइकिल इट शोज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री साइकिल ड्यूरिंग विच प्रोडक्शन एंड यूजेस बोथ टेक प्लेस. और जो सेकंड साइकिल देयर इज नो प्रोडक्शन, एंड यहाँ पे देयर इज पार्ट ऑफ साइकिल जहाँ पे प्रोडक्शन एंड यूजेज दोनों हो रही है, फिर देन अगेन देयर इज नो प्रोडक्शन. ठीक है, सो अगेन द इम्पोर्टेंट कॉस्ट इन दिस मॉडल आर द होल्डिंग कॉस्ट. आपने होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री लेवल इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर. ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर आपको गिवन होगी. यू विल हैव टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री लेवल. ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या है? बेसिकली द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइड बाय 2. ठीक है, सो एवरेज इन्वेंट्री लेवल का सिंपल सा फॉर्मूला है द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइड बाय 2. मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है? टोटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन माइनस टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन. ठीक है, सो पीटी माइनस टी. यानी कि जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, माइनस द टोटल क्वांटिटी बीइंग यूज्ड. ठीक है, so that will give you the maximum inventory level. ठीक है, इसके फॉर्मूले थोड़े से लंबे हैं बट स्टिल नॉट दैट. ठीक है, so Q को we can also Q is the total quantity produced and we can put it equal to P times T. ठीक है, P is the production rate, T is the time. ठीक है, so maximum inventory level is basically equal to this formula, which is P times Q divided by P minus T times Q by P. D is the daily demand या usage. ठीक है, और जो आपके पास P है, this is production rate. और ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, द मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस T बाय P. ठीक है, और होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल डिवाइड बाय 2 इनटू H. ठीक है, तो अगर आपने मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल का फॉर्मूला याद कर लिया तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट. ठीक है, ये वाला याद रखें. ये राइट वाले फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है, सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया डी बाई क्यू टाइम्स एस. होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट. इट इज इक्वल टू 1/2 एच टाइम्स क्यू टाइम्स 1 माइनस डी बाई पी. ठीक है, एच इज द होल्डिंग कॉस्ट एंड क्यू इज द नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर. ठीक है, ठीक है, तो यू विल बेसिकली हमने क्यू स्टार का एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है, तो क्यू स्टार का एक्सप्रेशन इज 2ds डिवाइड बाई एच 1 माइनस डी डिवाइड बाई पी. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है, एक तो ये वाला याद करना है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल. दूसरा होल्डिंग कॉस्ट का विच इज़ सिंपली मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल डिवाइड बाय 2. और फिर आपने ये वाला याद रखना है. ठीक है, तो एक सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व हुई है आपके पास. एनुअल डिमांड इज इक्वल 1000 यूनिट्स, सेटअप कॉस्ट इज $10, और होल्डिंग कॉस्ट is 0.5 per unit per year. Production rate is 8 units per day, and D is equal to 4 units per day.
अच्छा, यहाँ पे ना ये आपकी स्लाइड्स में थोड़ा सिंपली आपको वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन बुक में जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली ये दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल्स इन द बुक, ठीक है। तो बुक में एग्जांपल है, उस पे पूरी उन्होंने एक कहानी लिखी हुई, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली, ठीक है। उनसे वैल्यूज नहीं दी हुई, दे हैव रिटन द एंटायर प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें से आपको ये वैल्यूज ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स की भी कुछ एग्जांपल कर लेंगे बाद में, ठीक, बट यू विल हैव टू रीड दिस फ्रॉम द बुक, स्पेशली जो सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपने सिंपल फार्मूला आपको पता है, उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, डी की वैल्यू पुट कर दें, एस की वैल्यू गिवन है आपको, वो भी पुट कर दें, एच की वैल्यू गिवन है, फिर डी और पी की वैल्यूज भी गिवन है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइनली गेट द अंडर रूट ऑफ 80,000 which is equal to 282.8, ठीक है। 282.8 यूनिट्स हैं, ठीक है। इन दिस केस हब कैप्स है, ठीक है। हब कैप्स बना रहे हैं वो, तो हब कैप्स हो गए, ठीक है। सो डी क्या है यहाँ पे, यानी कि डेली डिमांड या यूजेज रेट विच इज इक्वल टू 4 is basically equal to D, which is the annual demand divided by number of days the plant is in operation, ठीक है। अगर एनुअल डेटा यूज होगा तो यू हैव टू यूज द एनुअल डिमांड रेट एंड एनुअल प्रोडक्शन रेट, ठीक है, विच नॉर्मली होता है एनुअली, ठीक है। सो दीज आर क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, दिस इज अनदर टाइप ऑफ मॉडल यूज्ड इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्री को की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, रीऑर्डर पॉइंट्स के लिए, ऑप्टिमल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, ये भी एक और मॉडल है जो यूज़ होता है, ठीक है। सो क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल्स की खास चीज़ ये है कि रिड्यूस प्राइसेस आर ऑफन अवेलेबल व्हेन लार्जर क्वांटिटीज आर परचेज, ठीक है। यानी कि अगर आप चीज़ों को बिग क्वांटिटी में परचेज करें तो रिड्यूस प्राइसेस मिलती हैं। ट्रेड ऑफ इज बिटवीन रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड होल्डिंग कॉस्ट, तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट पे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, बट हो सकता है आपकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, तो यू हैव टू डू अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज बेसिकली इन दिस मॉडल इक्वल टू सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये पी डी इसमें ऐड हुआ है, पहले आपके सिर्फ ये चीज़ें होती थी, सो इन दिस मॉडल यू हैव पी डी एज वेल, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। तो एग्जांपल ये कहती है, अगर आपने 0 to 999 यूनिट्स ऑर्डर की हैं, तो डिस्काउंट प्राइस विल बी $5, यानी कि आपको $5 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, विच इज़, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने 1000 to 1999 का ऑर्डर प्लेस किया, तो योर डिस्काउंट प्राइस, एक्चुअली ये एक्चुअल प्राइस दी हुई है, ठीक है। ये $5 is the actual price, not the discounted वैल्यू, ठीक है। ठीक है, यानी कि 0 to 999 का ऑर्डर प्लेस करें तो आपकी जो प्राइस होगी $5 आफ्टर द डिस्काउंट, और 1000 to 1999 का करें तो आपकी जो प्राइस होगी दैट विल बी 480 आफ्टर द डिस्काउंट, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड इन एनालाइजिंग अ क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट मॉडल यूज करने के लिए, ठीक है। For each discount, you calculate Q star. If Q star for a discount doesn't qualify, choose the smallest possible order size to get the discount. Compute the total cost for each Q star or adjust the value from step 2. Select the Q star that gives the lowest total cost. तो ये कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं आपके, टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व फॉर डिस्काउंट 2 है, टोटल कॉस्ट कर्व फॉर डिस्काउंट 3 है, ठीक है। दिस इज A is the Q star for discount 2 is below the allowable range at point A and must be adjusted upward to 1000 units at point B, ठीक है। इस मॉडल को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू द एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक की तरफ, ठीक है।
ठीक है। So probabilistic models and safety stock, ठीक है। Probabilistic models are used when demand is not constant or certain, ठीक है। इस तरह हमने EOQ में भी हमने assume किया था प्रोडक्शन का जो मॉडल है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, उस पर भी हमने ये assume किया है कि डिमांड इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड कांस्टेंट ना हो तो देन वी कैन नॉट यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ठीक है। सो जब डिमांड कांस्टेंट नहीं होती तो हमें वी कैन नॉट यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल्स, तो हमें फिर डिफरेंट तरह के मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, ठीक है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की जो खास चीज़ है वो ये है कि इसमें यू मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक बेसिकली क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक इज केप्ट टू अचीव अ डिजायर्ड सर्विस लेवल, ठीक है। तो सर्विस लेवल की जो है ना बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये इट्स बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट, ठीक है। स्टॉक आउट बेसिकली क्या होता है? स्टॉक आउट मीन्स कि आपके पास स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी आपकी इन्वेंट्री ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टॉक आउट। और प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये वही वाला कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है। सो रियर पॉइंट का फॉर्मूला अंडर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज डी टाइम्स एल, ये डी टाइम्स एल पहले वाला फॉर्मूला ही है। बस इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है विच इज़ एस एस, विच इज़ सेफ्टी स्टॉक। और any stock out cost is equal to sum of the units short into probability into stock out cost per unit into number of orders per year, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला बट स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। सेफ्टी स्टॉक्स के डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं और उसकी फिर ना आपको स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी आप कर चुके हैं, इट्स बेसिकली योर होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस क्या था इसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। या प्रोडक्ट कॉस्ट कह टू बी एक्यूरेट। ठीक है। तो जब आपने सेफ्टी स्टॉक में 20 यूनिट्स रखते हैं तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट 100 हो जाती है, 20 टाइम्स 5। जब 10 रखते हैं तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट 5 टाइम्स 10 हो जाती है विच इज़ 50। स्टॉक आउट की कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ दिस 10 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, ठीक है। तो 10 टाइम्स 0.1 टाइम्स 40 टाइम्स 6, ठीक है। तो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी। और अगेन जब ज़ीरो हो जाएगी सेफ्टी स्टॉक तो आपके पास जो होल्डिंग कॉस्ट है ज़ीरो हो जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी अगेन 10 टाइम्स 0.2 40 60। असल में ये एग्जांपल जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ शो नहीं हो रही। आई विल टेल यू व्हाट इज़ द एग्जांपल फ्रॉम द बुक, इसको आपको एक बार बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज एग्जांपल 10 फ्रॉम द बुक एक्चुअली। उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई हैं, उनके अगेंस्ट आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ किया गया स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को एक बार पढ़ें एंड
इसको मैं आई विल कम बैक टू दिस, ठीक है, इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड के ग्राफ बने हुए, ठीक है। It shows the minimum demand during lead time, maximum demand during lead time, mean demand during lead time, ठीक है। तो लीड टाइम क्या होता है? वैसे लीड टाइम की जो बेसिक डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन when an order is placed to the time when an order is received, ठीक है। यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उस ऑर्डर को रिसीव होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं लीड टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लीड टाइम इज द basically difference, yeah, the time it takes for an order to be received after you have, ठीक है। यानी कि एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, the time it takes for that order to be received, ठीक है। so the time it takes for that order to be received is basically lead time। तो मिनिमम डिमांड यहाँ शो हो रही है, फिर मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है, फिर मीन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है, फिर आरओपी शो किया गया, ठीक है। ठीक है, सो वी अज्यूम कि ये जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट फॉलोज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली फॉलोज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। उसकी बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बट आई होप आपको कुछ याद होगा उसमें से, ठीक है। तो अगेन दिस ग्राफ इज नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, इसकी आप ज़्यादा फिक्र ना करें, ठीक है। दिस इज द कर्व ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम बेल कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इसी तरह का होता है, ठीक है। सो एट द सेंटर यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्टॉक आउट, ठीक है, व्हिच इज 95% ऑफ टाइम, ठीक है। हमने अज्यूम किया इट इज 95% ऑफ टाइम, ठीक है। और ये 95% फिक्स रहेगा इन एवरी न्यूमेरिकल, ठीक है। रिस्क ऑफ स्टॉक आउट 5% ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व, तो ये भी तकरीबन फिक्स्ड ही रहेगा 5%, ठीक है। फिर ये मीन डिमांड है आपकी, और मीन डिमांड और जेड के बीच में जो गैप है दैट इज सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं लेक्चर को, विल डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।